प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे पीसी टॉप क्लासेस 800 चैनल में। आज मैं आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के बारे में बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार हुई और जिसका सबसे बड़ी भूमिका जाती है उदारवादी राष्ट्रवाद को। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके द्वारा राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के भी नियंत्रण यानी सीमा शुल्क खत्म नहीं कर पाया। मतलब कि फ्रांस की क्रांति 1789 का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी तो देखा जाए तो राष्ट्रवाद पे जाता है। बिना राष्ट्रवाद के कोई भी क्रांति संभव नहीं है। तो ये 1789 की क्रांति भी राष्ट्रवाद के चलते ही शुरू होती है, जिसके अंदर राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण तो उसे खत्म तो कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों में नियंत्रण खत्म नहीं हो पाया जो सीमा शुल्क लग रहा था। यहाँ पे राष्ट्रवाद की बात अगर हम करते हैं तो पूरी तरह से ये निश्चित कर लेना है कि 1789 की जो क्रांति हुई है उसका मेन कारण राष्ट्रवाद ही है। इसके बाद फ्रांस की क्रांति 1789 की जो शुरू होती है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। मतलब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के चलते ही शुरू हुई है। फ्रांस में जो राजतंत्र सत्ता था वो समाप्त करके उसे नागरिकों को हाथों में सौंप दिया गया। फ्रांस एक ऐसा राज्य था जो क्रांति से पहले संपूर्ण भूभाग पर इसके निरंकुश राजा का शासन रहता था। अर्थात आप समझ लीजिए कि 1789 की अगर मेन क्रांति का कारण देखा जाए तो राष्ट्रवाद ही है। जब तक राष्ट्रवाद नहीं आएगा तब तक क्रांति संभव नहीं है। इस क्रांति के बाद इसके बारे में और आपको अभी व्याख्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके आगे आपको 1789 क्रांति के बारे में बताया जाएगा, जो आप सबको यह निश्चित करेगी कि फ्रांसीसी की क्रांति किस प्रकार आरंभ होती है। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान मतलब राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। अर्थात अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में जितने क्रांतिकारी थे सब ने कुछ न कुछ कदम उठाए, कुछ न कुछ कार्य किए और उस कार्य का मेन मतलब था राष्ट्रवाद पैदा करना। अर्थात देशवासियों के अंदर जब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं पैदा होगी तब तक ये निश्चित था कि कोई भी क्रांति संभव नहीं थी। तो इसलिए 1789 की क्रांति भी उस राष्ट्रवाद से ही शुरू होती है, राष्ट्रवाद पर ही खत्म होती है। तो राष्ट्रवाद के लिए नेपोलियन ने भी प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया राष्ट्रवाद के लिए, जिसे 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। मतलब कि नेपोलियन ने इस राष्ट्रवाद को पैदा करने के लिए एक नेपोलियन संहिता बनाया जिस 1804 में, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब जो मुख्य रूप से पूछा जाता है, ये मेन पॉइंट है, मुख्य पूर्ण कहा जाए तो मुख्य रूप से हेडिंग है फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। तो फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला नंबर अयोग्य शासक लुई 16वां, और दूसरा कारण है मध्यम वर्ग का उदय, तीसरा कारण है आम जनता की दैनिक स्थिति, चौथा कारण है मजदूर वर्ग की दुर्दशा, पांचवा कारण है दार्शनिकों का प्रभाव, छठवां कारण है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ये 6 कारण हैं। अगर आप इन 6 को हेडिंग डालकर और इसके आगे 2-2 लाइन लिख लेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए कि अयोग्य शासक लुई 16वां जो था वो अयोग्य था, निरंकुश था, मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है, आम जनता की दैनिक स्थिति मतलब उनकी स्थिति खराब हो जाती है, मजदूर वर्ग की दुर्दशा रहती है, दार्शनिकों का प्रभाव पूरी तरह से जनता पर दिखने लगता है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगने लगता है। जो मुख्य कारण किसका बनता है? फ्रांस के लिए फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण बनता है। इसके बाद क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव। अब इस क्रांति के बाद फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। फ्रांस पर प्रभाव और फिर यूरोप पर प्रभाव दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्रभाव पड़ता है सबसे पहले लुई वंश के शासन का अंत हो जाता है।
लुईस वंश के शासन का अंत हो जाता है। सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य प्रारंभ कर दिए जाते हैं। तीसरा नंबर है न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाता है। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना देशवासियों के अंदर पैदा हो जाती है। शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत हो जाता है। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाता है। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क भी हटाया जाता है। इस प्रकार से ये फ्रांस पूरी तरह से बदल जाता है फ्रांस की क्रांति होने के बाद। लुई वंश के शासन का अंत हो जाता है। सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना, शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद अब क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। क्रांति का यूरोप पर प्रभाव क्या पड़ता है, पूरे यूरोप में किस प्रकार की सोच पैदा हो जाती है लोगों के अंदर, वो आपको देखना है। यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती, लोकतांत्रिक सिद्धांत को विश्व आधार मिला। यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा। यूरोप के निरंकुश राजतंत्र अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। इसका मतलब है कि फ्रांस की क्रांति होने के बाद पूरे यूरोप में ये होड़ मच गई कि अब हमें भी क्रांति चाहिए, अब हम बिना क्रांति के रह नहीं सकते हैं। इसलिए वे लोग भी क्रांति के लिए तमाम प्रकार के कार्य शुरू कर दिए और अंत में उन्होंने क्रांति प्राप्त किए भी। यूरोप के कई देश क्रांति प्राप्त किए और इसके बाद आपको ले चलेंगे हम जर्मनी के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में। जो 4-5 क्वेश्चन यही है, यही बार बार बोर्ड पेपर में घूम घूम कर आता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरी तरह से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। धन्यवाद, आपके समझ में आ जाएगा।